वनभूलपुरा हल्द्वानी शहर के इस मोहल्ले के बारे में हर कोई जानना चाहता है। वनभूलपुरा में ऐसा क्या है 1000 पुलिस वालों की जान पर बनाई। वनभूलपुरा में ऐसा क्या है कि 3 घंटे तक पुलिस वाले पत्थरबाजी के बीच फंसे रहे और उन्हें बचाने के लिए फोर्स भेजनी पड़ी। वनभूलपुरा की 3 बड़ी बातें हैं। पिछले 20 साल में वनभूलपुरा की डेमोग्राफी बदल गई। पिछले 10 साल में वनभूलपुरा का बेसिक स्ट्रक्चर बदल गया और वनभूलपुरा का कानून बदला जा रहा है। ये हल्द्वानी का वनभूलपुरा है, जहां पर 80% मुसलमान रहते हैं। यहाँ की संकरी गलियां किसी भूल भलैया से कम नहीं है। अगर कोई अनजान शख्स पहली बार इन गलियों में आए तो कंफ्यूज जरूर हो जाएगा। ऐसे में उस पर पत्थर और पेट्रोल बम से हमला हो तो फिर क्या होगा? वही जो 8 फरवरी को हुआ। पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। दर्जनों लोग घायल हो गए। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा। हालात इस कदर बिगड़ गए कि सरकार को शूट एट साइट का आदेश देना पड़ा। हल्द्वानी में कल हिंसा की जो चिंगारी भड़की, उसका असर यकीनन आज भी है। कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन किस तरह से जो चैलेंज है वो प्रशासन के सामने आया, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इस पूरे एरिया को दिखाते हुए टॉप एंगल से कि किस तरह का जो इलाका है वो ये वनभूलपुरा है और क्यों यहाँ पर इतनी बड़ा जो चैलेंज है वो प्रशासन के सामने आया। दरअसल आप देखेंगे कि बहुत घनी आबादी है यहाँ पर और ये आबादी लगातार पिछले कुछ दशकों में और ज्यादा बढ़ती गई। जो हल्द्वानी के लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम जो आबादी थी वो मिली जुली थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में क्योंकि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से लगातार लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ी और जो मुस्लिम आबादी वो बढ़ती गई, तो हिंदू आबादी ज्यादातर यहाँ से उन्होंने मकानों को बेचा और दूसरी जगहों पर वो शिफ्ट हो गए। संकरी गलियां है और बहुत घनी आबादी है और इस इलाका का जो जिक्र है वो सबसे पहले आपको याद होगा जब रेलवे ने यहाँ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी, उस वक्त ज्यादा सुर्खियों में ये इलाका आया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को तब राहत मिली थी और अब नगर निगम की तरफ से जब ये कार्रवाई की गई तो यहाँ हिंसा हुई और पुलिस ने, क्योंकि यहाँ पर अब कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो कहा यही जा सकता है कि हल्द्वानी के लोग ऐसा मानते हैं कि धीरे धीरे जो डेमोग्राफी चेंज है वो यहाँ पर आया और पूरा जो इलाका है अब ये मुस्लिम इलाका है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन के सामने कोई भी कार्रवाई जब वो करते हैं तो उनके सामने यहाँ बड़ा चैलेंज पेश होता है। वनभूलपुरा आज जैसा दिख रहा है हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ पर ऐसा तांडव, ऐसे हमले की कोई हिस्ट्री नहीं थी। धीरे धीरे वनभूलपुरा की तस्वीर बदली और तकदीर बदल गई। वनभूलपुरा में पहली बार हिंसा 10 साल पहले साल 2014 में हुई थी। 20 साल पहले वनभूलपुरा में कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा कुछ हो सकता है। वनभूलपुरा में पुलिस पर हमला करने की हिम्मत कहां से आई? कैसे एक साथ इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई? कैसे पुलिस उपद्रवियों के बीच फंस गई? इसके लिए वनभूलपुरा का नक्शा समझना होगा। वनभूलपुरा 29 एकड़ जमीन पर बसा है। बिल्डिंग एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। कई अवैध मजार और मदरसे हैं। 50,000 की आबादी में 40,000 मुस्लिम हैं। उत्तराखंड की डेमोग्राफी बिगड़ी हुई है, बाहर के लोग बहुत आ गए हैं। ये कैसा इलाका था पहले, मतलब 20-25 साल पहले? बहुत शांतिपूर्ण, बहुत बढ़िया। आबादी किस तरह की? मुस्लिम आबादी थी या क्या? आबादी और हिंदू आबादी सब मिलजुल के रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब इधर बहुत माहौल खराब हो गया। बाजार में हमले की तैयारी थी, वो थोड़ा बहुत ये था कि तैयारी पूर्व से ही चल रही थी, तो यह है कि बाजार का हमला बच गया, नहीं तो बाजार इसकी भेंट चढ़ जाता। बाजार भेंट चढ़ जाता। नया बाजार सारा का सारा बाजार क्षेत्र। डीएम ये कह रही थी जो वंदना है नैनीताल की कि गांधीनगर में भी जाने की कोशिश उनकी थी। वो धीरे धीरे मतलब जो उनकी परिधि है, जो उनके डेडलाइन है, जो उनका बाहुल्य क्षेत्र है, उससे बढ़ के वो बाजार और बाहरी क्षेत्र को निकलना चाह रहे थे, जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मुस्तैदी से बच गया। कुमाऊं की डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण यही है कि सरकारी जमीनों में बेहिसाब बेतहाशा बाहर का आदमी को गलत तरीके से बसा दिया गया है और वो कहाँ का है ये किसी को जानकारी नहीं है। कोई उसका पता ही नहीं है कि कहाँ का आदमी है, कहाँ का आदमी बैठा हुआ है, और उसकी जो हरजाना भुगत रहा है वो यहाँ का मूल आदमी है।
जो पुराना आदमी है, चाहे कोई भी व्यक्ति है जो 20-20, 30-30 साल से पुराने लोग भुगत रहे हैं, वो यहाँ का आदमी उसकी कीमत भुगत रहा है। बीते 10 सालों में अचानक यहाँ मुस्लिम जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। नतीजा, हिंदू वहां से छोड़कर चले गए हैं। 1960 से पहले यहाँ हिंदू आबादी मेजॉरिटी में थी, लेकिन जैसे ही मुसलमानों की आबादी 20 से 30% के करीब बढ़ी, हिंदुओं ने वहां से पलायन शुरू कर दिया। कहा जाता है कि हिंदुओं की खाली जमीन पर मुसलमानों ने जबरन कब्जा कर लिया। इसके बाद बनभूलपुरा में मौलानाओं की तकरीरों का कब्जा हुआ, जिसके आफ्टर इफेक्ट को पूरे देश ने देखा। बनभूलपुरा में ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। 30 जनवरी को बनभूलपुरा की मुस्लिम बस्ती की छतों पर कहीं पत्थर नहीं जमा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। तो फिर पत्थर कब इकट्ठा किए गए? बनभूलपुरा को और अच्छे से समझने के लिए हमारी टीम उन गलियों में भी गई जहां पर पत्थरबाजी हुई, वहां पर भी गई जहां पर पेट्रोल बम चले। तो एक बात समझ में आई, पुलिस वालों को चक्रव्यूह में फंसाकर हमला किया गया। जब यहाँ पे जो ध्वस्तीकरण के लिए जब पुलिस और प्रशासन वहाँ पे पहुंचा था, तो पहुंचने के बाद से ही पथराव चालू हो गया था, पथराव शुरू हो गया था। तो चारों ओर से पत्थर शुरू हुए थे, लेकिन हमने स्टार्टिंग उनको पीछे कर लिया। पत्थर हाथ पाँव में लगे थे, उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, उनको थोड़ा पीछे कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे ध्वस्तीकरण हुआ, अंधेरा हुआ, तो चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया। घेरने के बाद पथराव चालू कर दिया, कहीं आग जला के रोड होल्ड अप कर ली और जाने का मौका नहीं दिया, बसने का मौका नहीं दिया। पत्थर पता नहीं कितने लगे, कुछ समय तो गिनती नहीं है पत्थरों की। हेलमेट सर में तो बहुत ही ज्यादा लगे। अच्छा, हेलमेट लगाया हुआ था? हेलमेट हमने लगाया, पूरी हमारी सेफ्टी थी, इसलिए हम बचे हैं। अच्छा। पैरों पे लगे हैं, गुम चोटें आई हैं हमें, हाथों पे आए। महिलाएं पत्थर कौन क्या देख पा रही थी आप उस वक्त, क्या चीजें थी? जब हम वापसी ले रहे थे तब तो उनके साथ बच्चे भी मार रहे थे पत्थर, लड़कियां भी मार रही थी। जब हम 6 बजे, जितना भी टाइम था, खैर टाइम तो हमने नहीं देखा, होने लगा था मेरा था उस समय। लेकिन उस समय जो खिड़कियों से पत्थर आ रहे थे ना, वो बच्चे और लड़कियां भी मार रही थी पत्थर, लड़के भी थे उस समय। बनभूलपुरा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ डेमोलिशन तो 15 दिन से चल रहा था। उन बिल्डिंग्स में चला जो नक्शे में नहीं है। प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी। वहाँ पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको ख़राब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी और सख्ती से काम किया जाएगा। पत्रकार साथी और जो अन्य लोग जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी पूरी देखरेख हम करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बनभूलपुरा में जो बुलडोजर थे वो कोर्ट के आदेश के बाद चले, उन जगहों पर चले जो खास मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा थे। बनभूलपुरा में अवैध मजार मदरसों की संख्या काफी बढ़ गई थी। मजहब की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया। जब अतिक्रमण पर एक्शन हुआ तो हमदर्दी कार्ड खेला गया। सोशल मीडिया पर इमोशनल कैप्शंस के साथ फोटो लगाई गई। विदेशी मीडिया के जरिए मुद्दे को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश हुई। धामी सरकार को एंटी मुस्लिम दिखाने का पूरा गेम किया गया। इस प्रयोगशाला को सियासी सपोर्ट भी मिला। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तो एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने बनभूलपुरा के बहाने उत्तराखंड को हिंदुत्व की प्रयोगशाला तक कह दिया। उन्होंने ईरान तक से तुलना कर दी। कांग्रेस की एक टीम तो फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सलमान खुर्शीद और इमरान प्रतापगढ़ी आंसू बहाने लगे। कांग्रेस को बनभूलपुरा के दंगाइयों से इतनी हमदर्दी क्यों है? दरअसल मुस्लिम वोट की बदौलत हल्द्वानी कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ है। हल्द्वानी में 65% हिंदू और 32% मुस्लिम हैं, लेकिन चुनाव में हार जीत का फैसला
बनभूलपुरा की मुस्लिम बस्ती करती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुमित हृदयेश को 50,116 वोट मिले, जबकि बीजेपी के जोगिंदर रौतेला को 42,302 वोट मिले। कांग्रेस 7,814 वोट से चुनाव जीत गई। 8 राउंड तक बीजेपी बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन जैसे ही 9वें राउंड में बनभूलपुरा का ईवीएम खोला, सारा चुनाव बदल गया। बीजेपी को 9वें राउंड में सिर्फ 189 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 7,806 वोट मिले। 10वें राउंड में भी बीजेपी को सिर्फ 606 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 6,939 वोट मिले। इसलिए कांग्रेस को अतिक्रमण भी अच्छा लगता है। नहीं देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है। आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ। आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा, तो बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है। समाजवादी पार्टी को भी बनभूलपुरा के मुस्लिम वोट अट्रैक्ट करते हैं। बीजेपी क्या न करा दे, लेकिन धामी सरकार किसी दबाव में झुकने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कह दिया है कि जितने भी मकान सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं, उन्हें तोड़ा जाएगा। अब समझिए डेमोग्राफी चेंज कैसे होती है। सबसे पहले एक ही समुदाय के लोगों का पहुंचना, फिर अपने मजहब के लोगों को और बुलाना, धीरे धीरे आबादी बढ़ाना और फिर इलाके का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना, ताकि दूसरे धर्म के लोग खुद वहां से चले जाएं। बिल्कुल यही बनभूलपुरा में हुआ। जब इतिहास को सुधारने की कोशिश हुई तो पावर दिखाई गई। बनभूलपुरा की हिंसा प्री प्लान थी। इसका एक सबूत पेट्रोल बम अटैक से 45 मिनट पहले ली गई ये ड्रोन तस्वीरें हैं। बनभूलपुरा की हिंसा वाली गली में सब कुछ सामान्य है। लोग आराम से अपने कामकाज के लिए जा रहे हैं। सिर्फ 45 मिनट बाद अचानक इतनी भीड़ कहां से आ गई? आशंका है कि मदरसा और मजार के नाम पर लोगों को भड़काया गया। मुस्लिम बस्ती में भीड़ को भड़काने के लिए क्या टूल इस्तेमाल किए गए? क्या कहीं से अनाउंस किया गया? क्या किसी व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया? हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक है। देखिए, हर तरह से बिखरा हुआ ये कंप्यूटर, ये फाइलें, जो ये कॉपियां है जली हुई, वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए, ये कंप्यूटर देखिए किस तरह से दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या हाल इनका हो गया है।